हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में पढ़ने जा रहे अध्याय 3 की क्वेश्चन और उसके महत्वपूर्ण आंसर हीट और टेम्परेचर में मैंने आप लोगों को अभी तक जो समझाया है। तो पहला प्रश्न यही आता है कि प्रयोगशाला में तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच क्या समानता है और क्या अंतर है। देखिए, दोनों तापमापी, तो इन दोनों में क्या क्या समानताएं होगी और क्या क्या अंतर होगी। दोनों से हम ताप को मापते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतरें भी होती है और दोनों में कुछ समानताएं भी होती हैं। पहला, दोनों तो दिखने में समान दिखता है, दोनों में पारे भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों के सिद्धांत ताप के पदार्थ के फैलते हैं, मतलब पारा उसमें जो रहता है वो ताप के कारण फैलता है, उस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, दोनों पदार्थों के ताप मापने के काम आता है। किसको मापने के काम आता है? ताप को मापने के काम आता है। दोनों में प्रायः किसका उपयोग किया जाता है? पारे का ही उपयोग किया जाता है। ये दोनों में क्या हो गई? समानता हो गई। परंतु अगर मैं अंतर की बात करूं तो देखिए, प्रयोगशाला तापमापी परिसर पे क्या हो जाता है, ताप मात्रक रहता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि जो डॉक्टरी तापमापी होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना, 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो ये दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रयोगशाला तापमापी के बल्ब के पास कोई विभंग या किक नहीं होता, जबकि डॉक्टरी तापमापी पे ऐसा होता है, ठीक। तो ये दोनों में क्या हो गए? ये दोनों में क्या रह गए? अंतर हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न अगर बढ़ूँ कि ऊष्मा का चालक ऊष्मारोधी क्या है? अब प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अब ऊष्मा का चालक कहने का अर्थ होता है जिसमें ऊष्मा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी गति कर सके। जैसे लोहा के एक किनारे को हम आग में रखें और एक को हाथ से पकड़े तो आसानी से हमें गर्म महसूस होता है। जबकि ऊष्मारोधी जिसमें ऊष्मा का चालन ही ना हो, जैसे कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी एक किनारे जलती रहेगा लेकिन दूसरे किनारे पर उसका प्रभाव नहीं होगा। सर्दियों में मोटा कपड़ा पहनने की तुलना उसकी मोटाई की कई परतें वाले अधिक उष्णता क्यों प्रदान करते हैं? व्याख्या कीजिए। मतलब अक्सर हम सर्दियों में क्या करते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं। तो पहनने से हमें फ़ायदा क्या पहुंचता है? तो मोटे वस्त्र की तुलना में उसकी मोटाई की कई परतों से बना अधिक गर्म होता है, क्योंकि वायु विद्यमान होती है इसके अंदर। और वायु ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, तो शरीर के अंदर ही उसकी गर्मी चारों ओर वातावरण बनाकर रखती है, जिस कारण हमें क्या लगता है? गर्म लगता है। इसलिए मोटे कपड़े की तुलना में कई परतें वाली कपड़े जो पहनते हैं वो ठंड के मौसम में हमें क्या पहुंचाती है? लाभ पहुंचाती है। ये प्रश्न मैंने आपको तब समझाया था जब मैं विकिरण के संबंध में समझा रहा था। फिर देखिए, एक चित्र आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अनुसार से आप बताना है कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरित हो रही है। देखिए, पहला संवहन विधि से गर्म हो रहा है, दूसरा किन सी विधि से? दूसरा चालन विधि से गर्म हो रहा है और तीसरा विकिरण विधि से। मतलब देखो, संवहन मतलब लोहे की जाली पतली तक चालन हो रही, मतलब उसमें ऊष्मा तो जा रही है, साथ ही साथ ऊष्मा जा रही, पदार्थ कहीं जा रही क्या? नहीं। द्रव जो है वो संवहन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो गैस के रूप में भी उड़ रही है। और तीसरा विकिरण, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, लौह का सिर्फ ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण के रूप में हो रहा है। तो इस प्रश्न से ये आंसर मिलता है। इसे आपको अपनी भाषा में लिखना है। अब गर्म जलवायु के स्थान का परामर्श दिया जाता है कि घरों के बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। क्यों? मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था जब मैंने एक वीडियो दिखाया था, सफ़ेद कपड़ा और रंगीन कपड़ा हम क्यों और कहाँ और किस तरीके से पहनते हैं उसमें। तो इसके अनुसार से वैज्ञानिकों का मानना है कि दीवार पर श्वेत पेंट की दीवार जो ऊष्मा का कम अवशोषण होता है। यदि दीवार पर ऊष्मा कम अवशोषित होगा तो घर अधिक गर्म नहीं होंगे, अतः घर के अंदर गर्मी से राहत रहेगी। तो यही एक कारण है जिसके कारण क्या किया जाता है, इसे श्वेत रंग से ढकने का कार्य किया जाता है। मतलब पेंट अक्सर श्वेत रंग से कराने के परामर्श दिया जाता है, ठीक है। गर्म जलवायु यानी गर्मी के समय क्यों? क्या स्पर्श की इंद्रियां विश्वसनीय होती है? मतलब हम जिससे छूते हैं क्या वो विश्वसनीय होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो विशेष तापमान को तो नहीं बताएगी और वो हमारे शरीर के तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला प्रश्न यही आता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव्य प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, मैंने बताया था जो द्रव फैलता है, ठीक है, जिसका गलनांक
और क्या रहता है, पारा रहता है जो चमकदार भी होती है। यही इसकी सबसे अच्छी विशेषता है और ये कांच की दीवार पर चिपकती भी नहीं थी। अब आता है डॉक्टरी तापमापी ताप परिसर कितना होता है। देखिए तो 35 से 42 और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 94 से 108 फ़ारेनहाइट तक रहता है। अक्सर डॉक्टर फ़ारेनहाइट में ही बतलाता है उस चीज़ को। तो इसी कारण हमें कैसा महसूस होता है, हमें कहते हैं कि 104 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री है बुखार, तो हमें यही लगता है कि बहुत ज़्यादा है, परंतु फ़ारेनहाइट में बना होता है। ठीक है। अब उपयोग के पूर्व तापमापी पारे तल किस अंकन पर होना चाहिए। मतलब देखिए तापमापी पारे को अगर हम उपयोग कर रहे हैं उससे पहले जो पारा है वो नीचे कितने में रहना चाहिए। तो नीचे सबसे न्यूनतम तापमान कितना बताया मैंने, 35 बताया, तो उतने पर रहेगा तभी तो वो मिनिमम कहलाएगा। अगर उससे हुआ तो क्या होगा, अधिक कहलाएगा। क्या डॉक्टरी तापमापी से हम गर्मा गर्म चाय का ताप नोट किया जा सकता है। मतलब एक कप चाय लेकर आया जाए, नहीं, क्यों, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मा गर्म चाय ताप नहीं नोट किया जा सकता। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है वो। ठीक है, और वो अधिक तापमान 100 से अधिक है। किसी तापमापी पर पारे का उपयोग नहीं किया जाता। किस तापमापी पर, याद रखिए। ठीक है, अंकी तापमापी जो रहता है, जब मैंने लोहे के रॉड वाले में तापमापी के पारे का उपयोग बता रहा था उस वीडियो में ये चीज़ बताई थी। ठीक, तो ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ऊष्मा जो है हमेशा किस दिशा में प्रवाह करती है। तो ऊष्मा ताप वाली वस्तुएं से निम्न ताप वाली वस्तुओं की ओर गति करती है। मतलब अधिक से कहाँ आएगी, हमेशा कम की ओर गति करती है। सूर्य से ऊष्मा हमें किस विधि द्वारा प्राप्त होता है। ये मैंने ऊष्मा संचरण की विधि में आप लोगों को समझाया था कि ऊष्मा का संचरण होता है तो कैसे होता है। तो याद रखिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती वही क्या था, विकिरण था। ठीक है, तो विकिरण विधि। अब ठोस किस विधि में गर्म होते हैं, ये भी मैंने ऊष्मा के संचरण में ही आपको बताया था क्वेश्चन, कि ठोस का चालन विधि से ही गर्म होता है। कौन सी विधि से, चालन विधि से। ठीक है, चालन विधि से आसानी से क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया था वो तीनों पर निर्भर था, और आगे जो बड़े प्रश्न दूंगा वो भी तीनों पर निर्भर ही रहेगा। जैसे द्रव की बात करूँ तो द्रव संवहन में होता है। अब सर्दियों में कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, देखिए वही प्रश्न है लेकिन घुमा कर आया। ठीक है, सर्दियों में कैसे गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऊष्मा का अच्छा शोषक होगा सफ़ेद की अपेक्षा। गर्मियों में कैसे कपड़े पहने, तो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। गर्मियों के कपड़े कैसे कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, गर्मियों में हल्के रंग के और सफ़ेद कपड़े पहने, ताकि ऊष्मा का कम से कम क्या कर सके, वो अवशोषण कर सके, अर्थात हमारे लिए ही क्या होगा, वो लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न थे जो छोटे प्रश्न थे, एक एक नंबर वाले। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा छोटे प्रश्न। अब हम क्या करेंगे, बड़े प्रश्नों को देखेंगे, मतलब इससे बड़े प्रश्न क्या क्या होते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया वो एक एक नंबर के प्रश्न थे, ये 2 नंबर के प्रश्न थे। अब जो मैं बता रहा हूँ वो 2 से 3, 3 से 5, 6 नंबर, 5 और 6, 4 इन नंबरों के बारे में। अभी तक मैंने 2 से 3 के बारे में आप लोगों को बताया। जैसे डॉक्टरी तापमापी को 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जाता है, तो इसे सेल्सियस पैमाने में बदलिए। ये मैंने आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, F-, तो उस फॉर्मूले का उपयोग करके आपको इसे क्या करना है, आपको इसे बनाना है। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, F-32/2 212 माइनस कितना आएगा 32 इक्वल C-0/100 तो ये एक फॉर्मूला होगा जिसके आधार पर आप इसे बना सकते हैं। मतलब आपको 98 फ़ारेनहाइट जो है उसे सेल्सियस में बदलना है, तो सेल्सियस कितना आएगा 37 के बराबर होता है, ये तो आप जानते हो। परंतु आप इसे फार्मूला F-32/180 इक्वल C/100 द्वारा चेंज करके बताना है। मतलब 2 फार्मूला आपको मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने पढ़ाया है, उसी के आधार पर है ये क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है, कमरे का तापमान कितना है 0 केल्विन है, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा, सेल्सियस में बदलना है। तो इसका वही आएगा केल्विन का, केल्विन के माइनस कितना हो जाएगा 273 अपॉन कितना 373 से कितना 273 इक्वल कितना आएगा C-0/100 तो इसमें आपको केल्विन का मान रखना है और केल्विन के मान रखकर आपको बताना है कि ये सेल्सियस पे कितना होगा।
ठीक है। तो ये परम शून्य ताप -273 के आसपास आएगा, वही आएगा टोटल। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में मान रखना है। आपके पास बुक है तो बुक में एग्जाम्पल देखिए, और मैंने जो समझाया उसमें भी देखिए, उसमें भी सेम मैंने फार्मूला लिखाया था उस समय मेरे वीडियो में, देखिएगा पार्ट 2 या 3 में है, उसमें ये फार्मूला भी है जिसके आधार पर आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक। तीसरा, अगर अगले बड़े प्रश्न की बात करूं तो ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। देखिए, ऊष्मा का संचरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊष्मा का संचरण मतलब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, ऊष्मा का संचरण कहलाता है। तो ऊष्मा का संचरण के प्रकार संवहन, चालन और विकिरण, इन तीनों को आपको समझाना है, और तीनों के आधार पर आपको उदाहरण देकर क्या करना है, उसकी गणना करना है। ठीक है। चालन में लोहे के रॉड को लिए थे मोमबत्ती वाला, संवहन में पानी गर्म किए थे, और विकिरण में मैंने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बताया था कि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, फिर भी वो ऊष्मा का संचरण करता है। मतलब वो कौन सी प्रक्रिया थी, वो था विकिरण की प्रक्रिया। तो इस तरीके से ये ऊष्मा के तीनों प्रकारों को बताते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है। अब मैं बढ़ूँ अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये आता है कि यदि, ठीक है, ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा तीनों के उदाहरण लिखकर बताइए। तो देखिए, ऊष्माधारिता आपको पता है कि मतलब किसी भी पदार्थ की ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता ऊष्माधारिता कहलाती है। गुप्त ऊष्मा वो अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। परंतु विशिष्ट ऊष्मा कहने का अर्थ होता है कि यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ तीसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, उस विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ये बड़े प्रश्न, और इनमें आपको उदाहरण भी देना है। जल की विशिष्ट ऊष्मा को दे सकते हो आप चाहो तो, या किसी और को दे सकते हो। ठीक है। तो ये तीनों की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ऊष्मी प्रसार किसे कहते हैं। देखिए, ऊष्मी प्रसार, ठीक है, तो ऊष्मी प्रसार में आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है, कि आयतन, क्षेत्रफल या उसकी लंबाई में वृद्धि होती है अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो, मतलब फैलाव होता है, उसे हमें समझाना है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ठोस में 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 1:2:3 पढ़ा था हमने, तो उसी के बारे में बताना है कि 1:2:3 में किस प्रकार का पाया जाता है और वो क्रिया कैसे होती है। खासतौर पे रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इन तीनों प्रसार गुणांकों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि ये कैसे क्रियाशील होती है और कार्य कैसे करता है। इसके अलावा आपको अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का अनुपात भी इस प्रश्न में निकाल के बताना है। अल्फा आपको पता होगा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आयतन आपको गामा प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक। इन तीनों के प्रकारों को इसमें लिखना होगा। इतना लिखेंगे आप ऊष्मी प्रसार वाले प्रश्नों के आंसर में। ठीक है। अगला, जल की महत्व की विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन पर उपयोग बताइए। अक्सर आपको जब बुखार लगता है, ठीक है, मम्मी क्या करती है, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करती है, और गर्म करके क्या करती है, वो आपके सिरहाने पर उसे बार बार रखने की कोशिश करती है आपके सर पर, ताकि वो ताप को क्या कर सके, अवशोषित कर सके। ये जल की एक विशिष्ट ऊष्मा का ही गुण है। इसके अलावा इसकी गुप्त ऊष्मा का उपयोग हम चीज़ों को गर्म करने में या ऊष्मा को स्थानांतरित करने में, जनरेटर में, इन सब चीज़ों पे भी ऊष्मा जल का उपयोग किया जाता है। तो ये सब दैनिक महत्व में जल के उपयोग को आपको बताना है ऊष्मा के आधार पर, उनकी विशिष्ट ऊष्मा के आधार पर बताना है। अगला प्रश्न आता है, गैस से बड़ा गुब्बारा जैसे में आपके पास लाने पर, आग के पास लाने पर वो फट जाता है, क्यों? इसका आंसर सारी आपके लिखा है, आग के पास लाने पर वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो आपको कारण बताना है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जिन वस्तुओं को, दो वस्तु जिनका तापमान एक दूसरे से अलग है, उनके संपर्क में लाया जाए तो दोनों का तापमान एक समान ऐसा आता है कि दोनों के तापमान समान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। एक का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पानी को 70 डिग्री सेल्सियस पानी में मैं मिला दूँ,
आधे आधे लीटर, तो दोनों 1 लीटर हो जाएंगे। तो 1 लीटर होने पर दोनों का जल का तापमान कितना होगा ये आपको बताना है। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। ये आपकी कॉपी पे नोट कीजिएगा ऊष्मा एवं ताप वाले अध्याय पर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।